नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। किसी की याद में या फिर सम्मान देने के लिए भारत समेत विश्व भर में स्टैचू लगाने की परंपरा है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल न केवल स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी थे, बल्कि भारतीय राजाओं को उनकी रियासत को भारत में मिलाने के लिए राजी करने में उनकी काफी अहम भूमिका थी। भारत को एक राष्ट्र के रूप में खड़ा करने के लौह पुरुष सरदार पटेल के सपने और योगदान को याद करते हुए गुजरात के सरदार सरोवर बांध के पास साधु बेट द्वीप पर दुनिया की सबसे बड़ी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। देश के करीब 15 करोड़ से ज्यादा किसानों के योगदान और 300 इंजीनियर समेत 3000 मजदूरों की लगातार 42 महीनों की अथक मेहनत से तैयार स्टैचू ऑफ यूनिटी राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक है। ये भारत के इंजीनियरिंग कौशल और परियोजना प्रबंधन क्षमताओं का सम्मान भी है। विशाल और भव्यता की प्रतीक ये प्रतिमा की ऊंचाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी है। बेजोड़ तकनीक के इस्तेमाल से बने इस विशाल प्रतिमा के बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। आज विशेष में बात करेंगे दुनिया के इस सबसे विशालकाय प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी की खासियत की, इसके बनने की प्रक्रिया की। साथ ही बताएंगे दुनिया की अन्य प्रतिमाओं से ये कितना अलग है। इसके अलावा सरदार पटेल के जीवन और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान पर भी बात होगी। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? तो अब इसका जवाब है भारत में। जी हाँ, गुजरात के नर्मदा जिले में बना स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो भारतीय एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। लौह पुरुष की इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर है। दुनिया की इस सबसे ऊंची प्रतिमा की ऊंचाई न्यूयॉर्क की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से करीब 2 गुनी है और रियो डी जनेरियो की क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा से करीब 5 गुना ऊंची है। जब हम महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में जो शब्द उभरता है वो है लौह पुरुष। इसी लौह पुरुष की गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनकर तैयार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। ये प्रतिमा राष्ट्र की एकता और एकजुटता के वाहक, भारतीय एकता के प्रतीक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्य स्मरण का प्रतीक है। जिसने भारत को गढ़ा उसको एक विनम्र श्रद्धांजलि कहना चाहिए इस देश की, कि उनका ऐसा शिल्प हम गढ़ सके। उस शिल्प को विराट तो होना ही था, क्योंकि सरदार पटेल के बराबर कद का कोई नेता उस समय की राजनीति में नहीं दिखता अगर उनके योगदान को देखा जाए तो। दैट मूर्ति इज सिंबल, स्टैचू इज सिंबल। आज वो सिंबल जो है पूरी आने वाली पीढ़ी को याद दिलाएगा कि एक आदमी पटेल थे। हम रहें न रहें, लेकिन सैकड़ों साल वो सिंबल बना रहेगा। देश के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि स्वरूप 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा साधु बेट द्वीप पर बनाई गई है। ये गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में बने सरदार सरोवर बांध से करीब 3.2 किलोमीटर दक्षिण में है। ये प्रेरक स्मारक स्थल नर्मदा नदी की ओर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी गुर्देश्वर से घिरी सरदार सरोवर बांध और केवड़िया शहर के बीच स्थित है। यह अहमदाबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए कहा था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। इस परियोजना का शुभारंभ 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था।
उसी वक्त इस प्रतिमा के निर्माण के लिए लोहा जमा करने के मकसद से देशव्यापी अभियान की शुरुआत हुई थी। गुजरात सरकार का ये दावा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए उसने देश के करीब 7 लाख गांवों से लोहा जमा किया है। गुजरात सरकार ने पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट बनाया। स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण का कार्यभार गुजरात सरकार ने अक्टूबर 2014 में देश की अग्रणी इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को सौंपा। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण की इस योजना को 2014-15 में केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय योजना घोषित किया गया और उसी वक्त केंद्र ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 3000 करोड़ रुपए है। इसमें प्रतिमा के निर्माण खर्च के साथ ही अगले 15 सालों के लिए रखरखाव का खर्च भी शामिल है। प्रतिमा को दूर से देख सकते हैं। उस प्रतिमा की दृष्टि जो है, दिल के पास विंडोज़ बनी हुई है, उसमें अगर वहाँ से देखें तो एक बड़ा विज़न आता है। ये एक रूपक है, एक मेटाफर है कि अगर आपको चीज़ों को वृहद स्वरूप में देखना है तो ऊपर उठ के देखना पड़ता है, बड़े तौर पर देखना पड़ता है, वैसे ही देखना पड़ता है जैसे सरदार पटेल ने देखा। 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी में खासियत की बात करें तो इस प्रतिमा को 7 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। इस मूर्ति की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरदार पटेल की प्रतिमा के जैकेट में टंगे बटन का व्यास ही 2.5 मीटर से ज्यादा है। इस परियोजना में 75,000 घन मीटर बजरी, 5,700 मीट्रिक टन स्टील, 18,500 लोहे की छड़ें और 22,500 मीट्रिक सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। प्रतिमा के मूल ढांचे को कंक्रीट और स्टील का बनाया गया है, जबकि ऊपरी सतह में 553 कांस्य पैनल का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे हर कांस्य पैनल में 10 से 15 माइक्रो पैनल लगे हैं। मशहूर मूर्तिकार राम बांजी सुतार ने प्रतिमा का डिजाइन तैयार किया है। शुरू से ही मतलब जब कोई भी मूर्ति बनाना है, हमें तो ये सोचना है कि सही पर्सनैलिटी कौन से एज में और कौन से टाइम में क्या इस तरह से उनके ड्रेस होगा, तो इस हिसाब से फोटोग्राफ वगैरह स्टडी किया जाता है। तो ये फिर सरदार पटेल का जो हमेशा का ड्रेस है वो बढ़िया रहा, स्कल्पचर बनाने के लिए अच्छा लगता है। इस प्रतिमा के अंदर 2 लिफ्ट भी लगी हैं। इस लिफ्ट से पर्यटक सरदार पटेल की प्रतिमा के हृदय तक जा सकेंगे। यहाँ से बांध के अलावा नर्मदा के 17 किलोमीटर लंबे तट पर 230 हेक्टेयर में फैली फूलों की घाटी देख सकेंगे। प्रतिमा के साथ 153 मीटर की ऊंचाई पर 200 पर्यटकों की क्षमता वाली एक दर्शक गैलरी बनाई गई है, जहां से दर्शक बांध और आसपास के वातावरण का नजारा देख सकते हैं। भूतल पर सरदार पटेल के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी है, जहां से 2 हाई स्पीड लिफ्ट से पर्यटक दर्शक गैलरी पर जा सकते हैं। पटेल की जीवनी पर आधारित ऑडियो विजुअल प्रस्तुति और प्रदर्शनी हॉल दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। प्रतिमा को पूरा करने के लिए करीब 3400 कामगार और 250 इंजीनियर दिन रात काम में जुटे रहे। प्रतिमा का निर्माण भूकंपरोधी और जंगरोधी तकनीक से किया गया है। ये तीर्थ स्थल होगा, भारत के लिए तीर्थ स्थल होगा। यहाँ सिर्फ विदेशी यात्री पर्यटक नहीं आएंगे, यहाँ देश के लोग जाएंगे, वो तीर्थ स्थान की तरह वहाँ जाएंगे और जहाँ वो बना है वहाँ की इकोनॉमी डेवलप करेगी और वो एक देश का हम समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टूरिज्म सेंटर होगा, जिससे वहाँ की आय बढ़ेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर इसलिए रखी गई है क्योंकि गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं। गुजरात सरकार के मुताबिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से राज्य के पर्यटन विभाग को बहुत फायदा होगा। प्रतिदिन करीब 15,000 पर्यटकों के यहां आने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट से यहां के करीब 15,000 आदिवासी लोगों को हर साल रोजगार के मौके मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जब तक आप नर्मदा के साधु बेट द्वीप पर बने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा के नीचे खड़े नहीं होंगे, तब तक आपको इसकी विशालता का सही अंदाजा नहीं हो पाएगा। इंजीनियरिंग का ये नायाब नमूना राष्ट्रीय एकता के प्रतीक का शानदार उदाहरण है। बेजोड़ तकनीक के इस्तेमाल से बने इस विशाल प्रतिमा के बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। आइए जानते हैं इस विशाल प्रतिमा की खूबियों के बारे में, साथ ही दुनिया की अन्य बड़ी प्रतिमाओं की तुलना में कितनी बड़ी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी।
कहते हैं सपना जितना बड़ा होता है उसे पूरा करने की चुनौती भी उतनी ही कठिन होती है। ठीक यही बात नर्मदा नदी के तट पर सरदार सरोवर बांध के पास बने दुनिया के सबसे विशालकाय प्रतिमा को बनाने को लेकर थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस विशाल प्रतिमा को बनाने को लेकर कई तरह की चुनौतियां थीं। पहली चुनौती सरदार पटेल के चित्र और कपड़ों को लेकर थी। दुनिया में पहले से बनी बुद्ध की विशाल मूर्तियों में बुद्ध का चित्रण उन्हें खास तरह के वस्त्रों में की गई कल्पना के आधार पर किया गया है, जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी धोती और जैकेट में सजे सरदार पटेल के असल जीवन की तस्वीर से प्रेरित है, जो साल 1949 में खींची गई थी। दूसरी चुनौती थी प्रतिमा के लिए कांस्य ढलाई की। दरअसल प्रतिमा का पूरा वजन मुख्य रूप से उसके पैरों पर आना था। इसके लिए देश के कई मशहूर कांस्य ढलाई घरों का सर्वेक्षण किया गया, लेकिन इस काम को पूरा करने में सबने असमर्थता जताई। तब काफी छानबीन के बाद चीनी ढलाई घर जेटीक्यू यानी जियांगजी टोकेन कंपनी को कांस्य ढलाई का काम सौंपा गया। सरदार पटेल की फोटो तय हो जाने के बाद इस प्रतिमा को बनाने के लिए मशहूर शिल्पकार राम सुतार को लाया गया। फिर गुजरात के आणंद जिले में सरदार पटेल के जन्म स्थान करमसाड़ समेत अन्य जगहों के लोगों से सुझाव मांगे गए। लोगों से मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर सुतार ने मूर्ति तैयार की। इसके बाद अलग अलग समूहों से परामर्श के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। कांस्य ढलाई के मुआयने के लिए राम सुतार कई बार चीन भी गए। जैसे ही काम शुरू हुआ, समुद्र के रास्ते चीन से कांस्य ढलाई की खेप आनी शुरू हो गई। कांसे की पूरी परत चढ़ाने के लिए अलग अलग आकार के करीब 7000 प्लेटों की एक साथ वेल्डिंग की गई। सटीक कनेक्टिंग टुकड़े और सबको एक साथ वेल्डिंग करके जोड़ना काफी चुनौतीपूर्ण काम था। कांसे के ढले हुए 7000 टुकड़ों की 550 खंडों में वेल्डिंग की गई और फिर इसे मूर्ति पर चिपकाया गया। महापुरुष किसी एक दल के नहीं होते, किसी एक सूबे के नहीं होते, वो किसी एक भाषा से बंधे हुए नहीं होते, वो कुनबे और कोटरी से बंधे हुए नहीं होते। तो सरदार पटेल को उसी भाव से देश के सामने रखना, ये काम एक हुआ है और ये भी बताता है कि महापुरुष सबके साझे हैं। ये मूर्ति 3 परत वाली संरचना है। सबसे निचली परत आरसीसी यानी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से बनी है, जिसमें 127 मीटर ऊंचे 2 टावर है जो मूर्ति की छाती तक है। उसके ऊपर की दूसरी परत स्टील से बना ढांचा है। इसके बाद 8 मिलीमीटर मोटे कांस्य को बढ़कर तीसरी और सबसे ऊपरी परत तैयार हुई है। अगर दुनिया की अन्य विशाल प्रतिमाओं से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तुलना करें तो ये अब तक के बने सभी प्रतिमाओं में सबसे विशाल और भव्य है। 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तुलना में चीन के हुनान में स्थित स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा की ऊंचाई 153 मीटर है, जबकि जापान के उशिकू शहर में स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा उशिकू दाइबुत्सु की ऊंचाई 120 मीटर है। वहीं म्यांमार में स्थित बुद्ध की मूर्ति लेक्यू सेटक्यार स्टैच्यू तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 116 मीटर है। अमेरिका में न्यूयॉर्क हार्बर में लिबर्टी आइलैंड में खड़ी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 93 मीटर है, जबकि रूस की वोल्गा ग्रेड शहर में स्थित द मदरलैंड कॉल्स की मूर्ति 85 मीटर ऊंची है। इसी तरह ब्राजील के रियो दे जेनेरियो में स्थित जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा क्राइस्ट द रिडीमर 38 फीट ऊंची है। इसमें दोनों ही चीज़ें हैं कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ा है और पेरू में जो जीसस की मूर्ति है उससे भी बड़ा है। रशिया में मदरलैंड वाला जो स्टैच्यू है उससे भी बड़ा है। सबसे बड़ा है इसलिए एक इंटरनेशनल अट्रैक्शन तो है ही। दूसरा मुझे लगता है कि गुजरात में बहुत सारी चीज़ों में घूमने वाली में देखने वाली चीज़ों में एक ऐसी चीज़ जुड़ गई जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो भारत में आप जाकर देख सकते हैं। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न केवल मेहनत, लगन और इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है, बल्कि इससे पूरी दुनिया में भारत का मान भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्वतंत्रता आंदोलन के मजबूत स्तंभ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रणी नेता वल्लभ भाई पटेल ने आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कुशल प्रशासक और दक्ष रणनीतिकार के रूप में ख्याति हासिल की। उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक 565 देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय है। देशी राजाओं को मनाने और भारत के साथ लाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाते हुए देश को एकता के सूत्र में पिरोया।
15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी शासन से आजाद हुआ, लेकिन ये आजादी बिना शर्त नहीं मिली थी। देश को बंटवारे का जहर पीना पड़ा। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ, लेकिन असली मसला देसी रियासतों का था। आजादी के समय देश में कुल 565 रियासतें थीं। माउंटबेटन प्लान के तहत राजा और रजवाड़ों को दोनों देशों में से किसी एक को चुनने या अलग रहने का विकल्प दिया गया था। बतौर गृह मंत्री सरदार पटेल पर लोगों की सुरक्षा और देश को एक रखने की दोहरी जिम्मेदारी थी। कोई प्रिंसली स्टेट अपनी सॉवरेंटी को खोना नहीं चाहता है, और जैसे ही ये घोषणा हुई, सबसे पहले ट्रावनकोर ने घोषणा कर दी मैं स्वतंत्र रहूँगा। उसके बाद निजाम ने घोषणा कर दी मैं स्वतंत्र रहूँगा। जोधपुर तक डगमगाने लगे, अदर स्टेट्स डगमगाने लगे। ईस्टर्न स्टेट्स, जिसको आप छत्तीसगढ़ उड़ीसा आज कहते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स वहाँ थे, वो डगमगाने लगे। लेकिन पटेल को जब जिम्मेदारी दी गई तो बिना ब्लडलेस कू के, बिना खून खराबे के पटेल ने पूरे 562 स्टेट्स को एनेक्स किया। नज़र इस भारत पर थी, भारत के भविष्य पर थी। ये इस पूरे देश को कैसे एकजुट रखा जा सकता है। विखंडनकारी कुछ शक्तियां थीं, उनके साथ जाने वाले लोग थे। हैदराबाद के निज़ाम की कहानी है पूरी सामने। वहाँ चीज़ों को कैसे भारत के पक्ष में लाया जाए, अपनी राजनीति के पक्ष में नहीं, किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं, भारत के पक्ष में चीज़ों को लाने का काम करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो उस समय पटेल साहब थे। सरदार पटेल ने साफ कर दिया था कि देसी राजाओं का अलग राज्य बनाने का सपना असंभव है और भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनने में ही उनकी भलाई है। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने रियासतों के प्रति आजाद भारत की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश और संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। कई रियासतों ने भारत सरकार की बात मानी और 15 अगस्त आने से पहले ही विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। कुछ राजाओं ने थोड़ी नानुकुर की, लेकिन कोई विकल्प न होने पर विलय की बात उन्हें माननी पड़ी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर भारत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थे। जूनागढ़ ने पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की, जबकि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अलग देश बने रहने का ऐलान किया। खूबी यही थी कि सारे लोग उनकी बातों से कन्विंस होके एनेक्स हुए, और पटेल ने बाद में तो सारे प्रिंसली स्टेट्स उनके सबसे बड़े मित्र में से हो गए थे, मित्रों में से हो गए थे, चाहने लगे थे पटेल को। ये पटेल की खूबी थी। और आज जो हम गूगल्स में भारत का मैप देख रहे हैं, वो पटेल के कारण देख रहे हैं, अदरवाइज भारत ये भारत नहीं रहता। 5 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। सरदार पटेल ने नवाब से अपना फैसला बदलने को कहा, लेकिन नवाब नहीं माना। इस बीच जूनागढ़ के लोगों ने नवाब के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। बढ़ते विरोध के बीच नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा और जूनागढ़ भारत में मिला लिया गया। इधर निजाम ने हैदराबाद को आज़ाद देश घोषित कर दिया। भारत ने निजाम से अपना फैसला बदलने की अपील की। इस बीच हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हो गई। भारत ने हैदराबाद में सेना भेजने का फैसला किया। 13 सितंबर 1948 को भारत और हैदराबाद के बीच लड़ाई शुरू हो गई। 18 सितंबर को निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इधर कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के जवान और कबायली घुस आए। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने विलय पत्र पर दस्तखत किए बिना मदद भेजने से इनकार कर दिया। आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने विलय के कागजात पर दस्तखत कर दिए। ये पटेल का विजन था कि पटेल ने उस समय भारत को एक स्थिरता प्रदान की। उस समय जिस समय देश का बंटवारा हुआ था, खून खराबा हो रहा था, लाखों रिफ्यूजी इधर से उधर जा रहे थे, उस कठिन परिस्थिति में पटेल को ने एकता के सूत्र में पूरे देश को माना। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल के स्वतंत्र रहने की घोषणा की और मई में एक मंत्रिमंडल घोषित कर दिया, लेकिन भोपाल की जनता ने इसका विरोध किया। 29 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया।
भारत के दबाव और जनता के विरोध के बीच 30 अप्रैल 1949 को नवाब ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बन गई। इस तरह तमाम देशी रियासतें भारत का हिस्सा बन गईं। देश की एकता और मौजूदा स्वरूप तैयार करने में सरदार पटेल की अहम भूमिका के लिए देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन खेड़ा और बारदोली का जिक्र किए बिना अधूरा है। दरअसल महात्मा गांधी के सत्याग्रह आधारित चंपारण आंदोलन की सफलता ने लोगों को उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने का नया रास्ता दिखाया। खेड़ा और बारदोली के सत्याग्रह आंदोलन ने सरदार पटेल को एक बड़े जननेता के रूप में स्थापित कर दिया। 1917 का सावन गुजरात के किसानों के लिए मुसीबत बनकर आया। इस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई। लगातार बारिश से बाढ़ के हालात बेकाबू होते चले गए। खेतों में पानी जमा हो जाने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। खेड़ा जिले के आसपास खाद्यान्न और पशुओं के चारे की भारी दिक्कत हो गई। इंसान और जानवरों के लिए भुखमरी के हालात बन गए। ऐसे हालात में खेड़ा के किसानों ने सरकार से अनुरोध किया कि उनसे इस साल मालगुजारी न वसूली जाए, लेकिन अंग्रेज नौकरशाहों ने किसानों की फरियाद सुनने से इनकार कर दिया। गुजरात सभा का अध्यक्ष होने के नाते महात्मा गांधी ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर मालगुजारी की वसूली स्थगित करने की मांग की। जब कोई जवाब न मिला तो गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों को सत्याग्रह की सलाह दी और शपथ दिलाई कि कोई भी किसान बकाया मालगुजारी नहीं देगा। गांधी जी के आह्वान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल वकालत छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल के अलावा शंकरलाल बैंकर, अनुसुईया बेन, इंदुलाल याग्निक और महादेव देसाई जैसे नेता गांव-गांव जाकर किसानों को जागृत करने में लग गए। उन्होंने किसानों में सरकारी अफसरों से न डरने का साहस जगाया। सरकार ने आंदोलन दबाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। आखिरकार सरकार को समझौता करना पड़ा। खेड़ा आंदोलन ने सरदार पटेल की जिंदगी बदल दी। अब वो पूरी तरह महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति समर्पित थे। उन्होंने विदेशी कपड़ों का त्याग कर खादी पहनना शुरू कर दिया। 1928 में सरदार पटेल के जीवन का अहम पड़ाव आया। इस साल गुजरात का बारदोली तालुका बाढ़ और अकाल से पीड़ित था। किसान भुखमरी के कगार पर थे। ऐसे में ब्रिटिश शासकों ने सालाना लगान 30% तक बढ़ाने का फरमान सुना दिया। इससे किसानों में गुस्से की लहर दौड़ गई। बढ़ा हुआ लगान 30 जून 1927 से लागू होना था। मुंबई राज्य की विधानसभा ने इस लगान वृद्धि का विरोध किया। किसानों का एक मंडल उच्च अधिकारियों से मिला, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। जब सरकार टस से मस न हुई तो इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन करने का फैसला लिया गया। किसानों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि बढ़ा हुआ लगान किसी भी कीमत पर अदा नहीं किया जाएगा। महात्मा गांधी की सलाह पर आंदोलन की कमान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सरकार ने लगान न देने पर किसानों के पशुधन और घरों की कुर्की करानी शुरू कर दी। इस बीच गांधी जी की अपील पर 12 जून को पूरे देश में बारदोली दिवस मनाया गया। इसके बाद आंदोलन चारों तरफ फैल गया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। वायसराय की सलाह पर मुंबई सरकार ने लगान के आदेश को रद्द कर दिया। आंदोलन की सफलता पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब दिया। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल के नाम से जाने गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के लौह पुरुष और बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका व्यक्तित्व देश के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। उन्होंने युवावस्था से ही राष्ट्र और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और अंत तक इसी पथ पर लगे रहे। आप देखिए रिपोर्ट। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। लौह पुरुष सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड में उनके ननिहाल में हुआ। पिता जावेर भाई पटेल पेशे से किसान थे। 5 भाइयों और एक बहन के बीच पटेल चौथे नंबर पर थे। बचपन से ही पढ़ाई में तेज सरदार पटेल को शिक्षा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्राथमिक शिक्षा अपने गांव करमसद से पूरी करने के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए पेटलाद के स्कूल में भर्ती हो गए।
1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा नाडियाद के माध्यमिक स्कूल से पास की। इसके बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और गोधरा में वकालत शुरू कर दी। 1902 में वो बोरसद में वकालत करने लगे। वहाँ से फौजीदार मुकदमे में काफी कामयाब हुए, जिसके कारण उनकी अच्छी खासी शोहरत हो गई। 1893 में 18 साल की उम्र में उनका विवाह जावेर बाई से हो गया। बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए वल्लभ भाई पटेल जुलाई 1910 में इंग्लैंड चले गए। वहाँ मिडिल टेम्पल में लॉ की पढ़ाई में दाखिला ले लिया। वहाँ कॉलेज में उन्होंने टॉप किया। 1913 में पटेल भारत वापस लौट आए और जल्द ही देश के नामचीन क्रिमिनल लॉयर बन गए। वल्लभ भाई ने सबसे पहले अपने स्थानीय क्षेत्रों में शराब, छुआछूत और नारियों के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान खेड़ा आंदोलन में हुआ। ये सरदार पटेल की पहली बड़ी सफलता थी। 1922 में बोरसद में सत्याग्रह में उन्होंने हदिया कर को खत्म कराया। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ और इसके बाद पटेल का नाम पूरे देश में फैल गया। इस आंदोलन की सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को बोरदली के लोगों ने सरदार की उपाधि से नवाजा, जो आगे चलकर इनकी पहचान बन गई। महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति ने इन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इसके बाद उन्होंने आजादी के सभी प्रमुख आंदोलनों में शिरकत की। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता और सूझबूझ से बिना किसी खून खराबे के देशी रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया। 1948 में गांधी जी की मृत्यु से सरदार पटेल को गहरा आघात पहुंचा और 2 वर्ष बाद ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ, जिससे वो उबर नहीं पाए और 15 दिसंबर 1950 को इस दुनिया से चले गए। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।